हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस। तो लास्ट वीडियो तक हम लोग क्या बना चुके थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके थे। कुछ बेसिक कैलकुलेशंस कर लिए थे, कोई भी पॉइंट में मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन किए थे। फिर दो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रख दिया जाए, दो इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज, तो उनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका वेरिएशन कैसे होता है, ग्राफ अंदर बाहर, कहाँ पे जीरो होगा, कहाँ पे इन्फानाइट, कहाँ पे प्लस इन्फानाइट, कहाँ पे माइनस इन्फानाइट, सारे चीजों की मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्कशन कर दिया था, है ना। सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, तो वो हो गया छोटे छोटे चार्जेस, पॉइंट चार्जेस की वजह से। बट रियलिटी में अगर हम रियल लाइफ के बारे में सोचेंगे तो ऐसे पॉइंट चार्ज थोड़ी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। रियल लाइफ में से पॉइंट चार्ज का कुछ मतलब नहीं होता है। वो तो हम पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था हमें, इसलिए हम सबको पॉइंट चार्ज। रियलिटी में अगर हमारा कंसिडरेबल साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, तब हम उसको पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट कर देते हैं, है ना। रियलिटी में पॉइंट चार्ज नाम का कुछ चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर कैसे एग्जिस्ट करता है ना, चार्ज को, जैसे मैं इस अगर पेन को चार्ज दे दूं तो चार्ज क्या होगा ना, चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा का मतलब है कि चार्ज इसके चारों तरफ आ जाएगा। अब कैसा चारों तरफ आएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर आएगा कि अंदर भी आएगा, वो सब अलग बात है। उसके बारे में हम और एक वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में आएगा मोस्टली वो चीज, है ना। तो अभी अगर मुझे बोला जाए कि मुझे बता दिया गया कि मैं इसको कैसा चार्ज दिया हूं, इसका लेंथ में खाली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रियलिटी में चार्ज जो है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाले हम लोगों को मिलने वाले हैं रियलिटी में, है ना। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो किसके लिए पढ़ रहे थे, पॉइंट चार्जेस की वजह से, है ना। हमारे लॉ कुछ चेंज नहीं हो जाते हैं, है ना। बट कैलकुलेशन करने का तरीका जो है, द ट्रिक टू कैलकुलेट, द प्रोसेस टू कैलकुलेट, और क्या हम ऐसा मेथड यूज करेंगे कि पॉइंट चार्ज का ऐसे कैलकुलेट करते हैं, कंटिन्यूअस वालों का ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि हमें रियलिटी में पता होना चाहिए कि अगर कभी भी कोई भी टाइप का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझ में आ गया, कोई भी एक एक्सटेंडेड बॉडी हो, जैसे रॉड एक एक्सटेंडेड बॉडी है, सर्कल एक एक्सटेंडेड बॉडी है, स्फीयर एक एक्सटेंडेड, कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी, बड़ा वाला लार्ज ऑब्जेक्ट, उसमें अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, आज का लेक्चर बेसिकली उस पर है। क्लियर है मेरी बात। अब सोचिए कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये जो चार्ज हर तरफ मतलब कोई भी चीज पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो चार्ज कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वही हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि चार्ज कितने प्रकार में इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट पॉसिबल है, कोई कोई चीज में कैसे कैसे, मतलब हम बेसिकली ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम चीज के बारे में पढ़ेंगे, हम कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक शेप के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको डेफिनेटली एक चीज बोलता हूं कि ये पूरा इंटीग्रेशन वाला एक सेक्शन है, इस सेक्शन में इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन आएंगे, एंड हम हर कोई टाइप का क्वेश्चन को इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, कुछ के रिजल्ट डायरेक्टली हम याद करेंगे। तो अगर आप 11th में सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर्स, हालांकि ग्रेविटेशन में इसके बाद वीडियोस डालूंगा, लेकिन अगर ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़े नहीं है, आप रोटेशन वाले चैप्टर पढ़े नहीं है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन होता है इंटीग्रेशन मेथड से, देन आपको ये वीडियो लेक्चर कंप्लीटली पहले से लेकर लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है। पूरे के पूरे जितने पॉसिबल इंटीग्रेशन क्वेश्चंस होंगे वो हम इसमें सॉल्व करेंगे, हालांकि ये एक वीडियो लेक्चर में खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हम एक दो लेक्चर में इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, बाद में सेम चीजों को दूसरे मेथड में भी डेरिवेशन कर सकते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि चार्ज कितने प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो ध्यान से सुनते हैं हम क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना। 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, मैं लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहला जो है वो है लीनियर, उसके बाद है सरफेस, फिर है वॉल्यूम। 3 चीज। लीनियर मतलब लीनियर एक लाइन, है ना, एक लाइन। मतलब जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज सिर्फ और सिर्फ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलोंग द लेंथ,
मतलब ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे हम इनको बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि एक थिन रॉड मान लेते हैं हम लोग, जो जनरली मानते हैं, है ना, कि 1D में हम किसको कंसिडर करते हैं, एक थिन रॉड समझ लीजिए, ये पेन जैसा, ये बहुत थिन हो जाए, बहुत थिन हो जाए तो उसका वॉल्यूम कुछ मैटर नहीं करेगा, उसका एरिया कुछ मैटर नहीं करेगा, इतना थिन, सिर्फ उसका क्या मैटर करेगा, लेंथ। तो अगर चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एलोंग इट्स लेंथ है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके लिए हमें एक चीज डिफाइन होगा, जैसे 11 में भी हम मैकेनिक्स में भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे, है ना, लीनियर मास डेंसिटी के नाम से हम लोग पढ़ते थे क्लास 11 में। अभी क्या पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको कैसे डिफाइन किया गया ना, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, इसका लेंथ एल है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ करूंगा तो इसका क्या डिफाइन हो जाएगा, लैम्ब्डा डिफाइन हो जाएगा, व्हिच इज कूलम पर मीटर। लेंथ चार्ज बाई लेंथ, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम और लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, ठीक है। तो इसका हम लोग डिफाइन कर दिए कि लैम्ब्डा ये होता है। सोच कि कभी कभी हमें दो चीजें सुनने को मिलेगा, एक मिलेगा यूनिफॉर्म और एक मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सुनने को मिलेंगे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लैम्ब्डा, ये सिग्मा और रो, जो तीन चीजें लिखा हूं वो चीजें क्या आएंगे ना, कांस्टेंट। जब भी हमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो समझ लेना कि जो भी स्ट्रक्चर दिया है बच्चों, उसके लिए जो डिफाइंड है, अगर लैम्ब्डा डिफाइंड होगा तो लैम्ब्डा कांस्टेंट, रो डिफाइंड होगा तो रो कांस्टेंट, सिग्मा होगा तो सिग्मा, जो भी डिफाइंड होगा वो चीज क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कांस्टेंट। समझना। अब ये चीज ना तुम्हें अभी लग रहा होगा पता नहीं क्या बता रहा है मास्टर, बट मैं जो भी बता रहा हूं वो चीजें तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने वाला है जब हम इन चीजों का यूज करेंगे। कब ये चीज आ गया, कब ये चीज आ गया, कब ये चीज आ गया, है ना, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दूसरा जो चीज है वो हम लोग क्या पढ़े, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और उसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं, लैम्ब्डा से, और उसका वैल्यू क्या होगा, यूनिट हो जाता है कूलम पर मीटर। सिंपल सी बात है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेफिनेशन याद भी कर सकते हो। उसके बाद है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें किधर होगा ना, एलोंग द सरफेस एरिया। मतलब ये किस चीजों के लिए आएगा, सोचो, सरफेस एरिया पे जिनका वॉल्यूम ही नहीं है लेकिन एरिया है, कौन चीज, सर्कल, सर्कुलर डिस्क, या कोई भी प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, स्क्वायर, कुछ भी प्लेट, जिनको हम लामिना भी बोलते हैं कभी कभी, है ना, प्लेट या फिर लामिना, ऐसे समझ लेना, या फिर थिन डिस्क बोलते हैं, थिन डिस्क, या फिर और एक स्पेशल है इसमें जो है होलोस्फीयर में, एग्जांपल में लिखा हूं होलोस्फीयर, ये देख लो, होलोस्फीयर भी है। क्यों, क्योंकि होलोस्फीयर में तो सिर्फ सरफेस में होता है, अंदर तो कुछ होता ही नहीं, तो अंदर चार्ज जाना ही पॉसिबल नहीं है कि नहीं। इसलिए होलोस्फीयर के लिए भी क्या डिफाइंड होता है, सिग्मा। मैं जिसके लिए जो जो चीज लिखा हूं, जैसे लीनियर का एग्जांपल क्या लिखा हूं, रॉड और सर्कुलर रिंग, क्योंकि रिंग का भी सिर्फ ये सर्कमफेरेंस होता है। उसके बाद सरफेस में क्या लिखा हूं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। लेकिन ये कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट ये कूलम पर मतलब सिग्मा का, है ना, ये किसके किसके लिए वैलिड हो जाएगा बच्चों, डिस्क, प्लेट, होलोस्फीयर, प्लेट, या फिर इसको कभी कभी लामिना भी बोलते हैं ना, याद रखना। लामिना देख के बहुत बच्चे लगते हैं ये क्या हो गया, लामिना पता नहीं क्या है, मास्टर तो बोला नहीं था, तो ये लामिना है ना, लामिना मतलब प्लेट, समझ रहे हो, टेंशन नहीं होना। फिर आ गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 1D 2D और 3D ऐसे समझ लो ना, 1 डायमेंशन मतलब सिर्फ लेंथ में, 2 डायमेंशन मतलब एरिया, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों। उसी तरह जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 3D, उसमें क्या हो जाएगा, अलोंग द वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आ जाएंगे, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वॉल्यूम हो गया। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं, हमें याद रहनी चाहिए कि लैम्ब्डा मतलब चार्ज पर लेंथ, सिग्मा मतलब चार्ज पर एरिया, रो मतलब चार्ज पर वॉल्यूम, और उनका नाम क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंपल सी बात, ये तीन डिफाइंड होते हैं। किसके किसके लिए डिफाइंड होते हैं, सारे एग्जांपल। इसका एग्जांपल सॉलिड स्फीयर जो हम यूज करेंगे, वो एग्जांपल बता रहा हूं जो हमारे काम का चीज है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वरना ऐसे फर्जी चीज बोले कोई फायदा नहीं।
यही चीज काम में आएंगे। हम मतलब रॉड पढ़ेंगे, रिंग पढ़ेंगे, डिस्क पढ़ेंगे, हॉलो स्फीयर पढ़ेंगे, सॉलिड स्फीयर पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर ये तीनों चीजें याद है तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इंटीग्रेशन वाला मेथड, उस वाले इंटीग्रेशन मेथड और उसके एप्लीकेशन, आज का लेक्चर सिर्फ उसी के ऊपर होगा। पूरे के पूरे वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से एप्लीकेशंस भी सिखाऊंगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ये लिखना है तो लिख लीजिए, पॉज करके वीडियो एक बार, फिर मैं इसको मिटा के शुरू कर देता हूँ, है ना। पूरा का पूरा सारे डेफिनेशन और सारे यूनिट्स लिख लीजिए आप, पॉज करिए वीडियो को और लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं फाइनाइट रॉड। फाइनाइट रॉड सबसे सबसे पहले फाइनाइट रॉड। अच्छा, फाइनाइट रॉड मतलब यहाँ पे रॉड मतलब हमेशा याद रखो थीन रॉड, है ना। हम जो रॉड की बात करते हैं वो बहुत 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 थीन होता है, बहुत थीन रॉड, है ना। थीन रॉड की बात करते हैं। मान लो कि ऐसा एक रॉड दिया है, दिस इज ए रॉड गिवन, रॉड गिवन है, ओके। तो रॉड का लेंथ दे दिया, इसका चार्ज दे दिया होगा, टोटल चार्ज Q, और टोटल लेंथ दे दिया मान लो L, लेंथ टोटल दे दिया L, ऐसे दे सकता है। या तो इसका लैम्बडा हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे, कितना, चार्ज Q बाई लेंथ L, लैम्बडा आ गया इसका Q बाई L, है ना। Q इज द टोटल चार्ज, L इज द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक। अच्छा, अगर चार्ज है तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए। हम लोग क्या हमें क्या कैलकुलेट करना है ना, यहाँ पे पॉइंट है P, ठीक है। ये रॉड ऐसे रखा हुआ है, इस रॉड को एक्सटेंड करने पर यहाँ पे पॉइंट है P। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा, हमारा ये कैलकुलेशन करने का इरादा है। ठीक है, समझ में आ गया। उसको क्या क्या करते हैं बच्चे, कभी कभी मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से समझ में आ गया ना आपको। ये चार्ज पूरा इसी के ऊपर है, सिर्फ एक जगह नहीं है, चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड, इधर 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 देख रहे हो, है ना। चार्ज हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, इसलिए क्या डिफाइन हो गया, लैम्बडा। लैम्बडा किस लिए होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, तो Q बाई L, Q इसका चार्ज, लेंथ इसका है। क्लियर है आपको? तो इतना बात हो गया, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको कोई कोई बच्चा कैसे समझते हैं, मैं समझाता हूं आपको, आप कंसंट्रेट कीजिएगा, है ना। सोच, कोई भी बच्चा बोलता है सर रिप्लेस रॉड बाई ए सिंगल चार्ज, मतलब बोला कि ये रॉड के बदले यहाँ पे चार्ज बना दो Q, तो ये डिस्टेंस कितना है L/2, क्योंकि सेंटर पे आएगा, और मेरा पॉइंट कितना है, ये पॉइंट को डिस्टेंस D मान लो, इतना, लेट दिस डिस्टेंस इज D, है ना। अगर ये डिस्टेंस D हो गया तो पॉइंट यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे D, तो यहाँ पे हो गया पॉइंट P। तो बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सर KQ बाई D प्लस L/2 का होल स्क्वायर। हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये धारणा आया होगा, ये डेफिनेटली ये थॉट आया होगा कि रॉड का जैसे हम मास में करते थे, उस रॉड को हटा के उसका सेंटर मास लिख देते थे, क्या हम यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, इस रॉड को हटा के क्या इसका सेंटर पे चार्ज हम रख सकते हैं? जी नहीं। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो तो दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेंटर मास नाम का चीज है, इसके ऊपर चैप्टर भी पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज बोल के देयर इज नो सच थिंग। इसीलिए कभी भी कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको दिख रहा है तो डोंट रिप्लेस इट बाय ए पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर, नेवर, कभी इसे रिप्लेस मत करिए, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये गलत मेथड हो गया यार, दिस इज द रॉन्ग मेथड, है कि नहीं। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप सोचिएगा कभी कभी कि ये ऐसे गलत चीजें भी दिखता है, क्योंकि मुझे मेरे एक सर ने बोला था एक बार कि रॉन्ग चीजें आपको बोर्ड पे नहीं लिखना चाहिए। मैं बोला मैं साइड में रॉन्ग बोल के भी तो लिखा हूँ, तो मतलब कि मैं कुछ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चों के दिमाग में आता है कंटिन्यूअसली, और वो ऐसे उठ पटांग एप्लीकेशंस करते रहते हैं, भूलेंगे नहीं। तो मैं गलत चीज भी कॉपी में आपको लिखना चाहिए ताकि आपसे वो गलती फिर कभी जिंदगी में ना हो।
समझ में आया? क्योंकि गलती पता होना चाहिए सबको कि मेरा गलती है कहाँ, है ना, मैं क्या गलत सोचता हूँ, और दैट इज हाउ यू कैन स्कोर गुड इन फिजिक्स। तो मेरी बात आ गई समझ में कि ऐसे रॉड को सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई मत कर देना, सिंपली उसको इंटीग्रेशन से करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे आइए देखते हैं इधर, इंटीग्रेशन मेथड से, है ना, प्रॉपर मेथड एंड इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है? ध्यान से देखिए, मैं क्या बोला कि रॉड ऐसे है ना, और मुझे ये वाले पॉइंट पे चाहिए, ठीक है, दिस पॉइंट, ऊपर लिख देता हूं पॉइंट, ठीक है, दिख रहा है? तो अब मुझे करना क्या है, पूरा रॉड के वजह से चाहिए, तो मैं बोला यार अभी प्रॉब्लम ये है कि ये रॉड के ऊपर जो चार्जेस है ना, वो सब अलग अलग डिस्टेंस पर है, ये पी के पास में, ये पी से सबसे दूर में, तो मैं बोला क्यों ना कोई एक रैंडम चूज किया जाए, कितना ना, ये पी का एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा dx का एक छोटा सा टुकड़ा सिलेक्शन किया मैंने, किससे, रॉड के ऊपर से। अच्छे से समझिए इस चीज को, जो लोग सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं सीखे होंगे उनको सीखना पड़ेगा ना। जब भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मिले तो हम उसको छोटे 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 इनफाइनाइट टुकड़ा में तोड़ देते हैं, फिर सबको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और जब भी इनफाइनाइट टुकड़ा को ऐड करने का मतलब आए तो हमें किसी का मदद चाहिए, किसका मदद चाहिए, हमें इंटीग्रेशन का मदद चाहिए, इसीलिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सोचिए, मैं क्या किया, मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट पे रॉड का एक छोटा सा ये तो है ना, बहुत छोटा सा एक एलिमेंट चूज किया जिसका लेंथ कितना है dx, तो इसका जो चार्ज होगा स्मॉल dq क्यों लिख रहा हूं, लेंथ छोटा है तो चार्ज भी तो छोटा ही होगा, dq है ना, कितना होगा ना, इसका लैम्बडा इनटू इसका लेंथ dx, अरे है कि नहीं बोलो यार, क्योंकि लैम्बडा इनटू dx क्यों लिखा, लैम्बडा इनटू लेंथ, क्योंकि चार्ज अपॉन लेंथ होता है, अपॉन लेंथ तो लैम्बडा होता है, तो चार्ज इक्वल टू कितना होगा, लैम्बडा इनटू लेंथ, तो लैम्बडा इनटू लेंथ हो गया dx। क्या dq, मेरी बात समझ में? अब मैं इस dq को एक पॉइंट चार्ज ऐसा ट्रीट कर सकता हूं कि हाँ यहाँ पे dq है, ये पॉइंट p है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी छोटा सा होगा ना यार, क्योंकि चार्ज छोटा सा है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी उसके वजह से क्या होगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया, कितना हो गया d। अब d का वैल्यू लिखते हैं, d का वैल्यू कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है x, d का वैल्यू होगा k dq by x square, that is k lambda dx by x square। क्या मेरी बात क्लियर है? ये किसका वैल्यू आ गया d। सोचो इस तरह से जितने भी छोटे छोटे टुकड़े चूज करूंगा, सारा का सारा टुकड़ा का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनेगा, उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ऐसे, क्योंकि ये टुकड़ा इधर आया, ये वैल्यू अलग अलग होगा सबका, बट सबका इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में बनेगा। तो मैं जो ई नेट लिखूंगा उसके लिए क्या, मुझे डी का कुछ वेक्टर सम तो लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे तो सेम ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, उधर वाले डायरेक्शन में सारे के सारे, तो मैं सारे को क्या सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी लिख देने से मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया कि इंटीग्रेशन डी। अब मुझे लिखना है अच्छे से, इंटीग्रेशन डी का वैल्यू k लैम्बडा dx बाई एक्स स्क्वायर, k लैम्बडा dx बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन सा पार्ट ना, अभी हमें लिखना है x का लिमिट, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में वेरिएबल कौन हो गया x, तो हमें लिमिट्स भी किसके लिखने पड़ेंगे, x के। अच्छा सोचते हैं, हमें इंटीग्रेशन जो करना है वो इस रॉड के लिए करना है, इधर तो कोई चार्ज ही नहीं है, इधर तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, मुझे इंटीग्रेशन जो करना है किसको करना है, रॉड को करना है कि नहीं, यहां से लेकर यहां तक। अच्छा x जो मैं मेजर किया हूं, x कहां से मेजर किया हूं, इस पॉइंट से, और मुझे जो इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक करना है, फ्रॉम हियर टू हियर, एंड दिस डिस्टेंस इज d एंड दिस डिस्टेंस इज l। तो मैं x का वैल्यू कहां से शुरू होगा, d से, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज d, और कहां तक जाएगा, l प्लस d से। क्या मेरी बात क्लियर है, आपको समझ में आया? और एक बार अच्छे से सोचो, जो x का लिमिट लिखूंगा वो रॉड के ऊपर लिखूंगा, लेकिन x जो लिख रहा हूं वो p से मेजर कर रहा हूं,
तो P से रॉड तक हो गया D, तो रॉड स्टार्ट हुआ मतलब D से स्टार्ट हुआ, रॉड खत्म हुआ मतलब D प्लस L से खत्म। क्या मेरी बात खत्म? तो क्या लिखूंगा, D से L प्लस D, ये हो गया मेरा लिमिट k लैम्डा dx बाई x स्क्वायर। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो इसका इंटीग्रेशन करना कोई मुश्किल बात बिल्कुल नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, मतलब x टू दी पावर माइनस 2। तो मेरा क्या आ जाएगा, x टू दी पावर माइनस 2, इधर तो k लैम्डा तो पहले निकालूंगा, ई नेट इक्वल टू है ना, k लैम्डा पहले बाहर निकाल दिया, इधर आ जाएगा x टू दी पावर माइनस 2, मतलब x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 है कि नहीं, तो आएगा माइनस 1 बाई एक्स, कहां से कहां तक, d से d प्लस l। ठीक, अब इसको आप अच्छे से हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं। इसको अगर सॉल्व कर दो तो आ जाएगा k लैम्डा 1 बाई d माइनस 1 बाई d प्लस x। सो दिस इज माय आंसर, दिस इज नॉट माय आंसर। क्या मेरी बात आपको समझ में आया है? इंटीग्रेशन कैसे किया मैंने आपको समझ में आया? हमें हमेशा एक एलिमेंट चूज करना रहेगा, अब उस एलिमेंट को कैसे चूज करना है वो हम सीखेंगे, है ना। आपको कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में रैंडम एलिमेंट चूज करना नहीं होगा, जो भी स्ट्रक्चर दिखेगा उसका एलिमेंट कैसे चूज करना है, दैट इज ए पर्टिकुलर थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग, है ना। और तो आपको ये समझना है कि एलिमेंट चूज करने के बाद इंटीग्रेशन कैसे करना है। क्लियर है मेरी बात? तो ये दोनों रॉन्ग मेथड ये है, करेक्ट मेथड ये है। आप ये इंटीग्रेशन मेथड को जरूर सीखिए, और भी कुछ इंटीग्रेशन मेथड में आपको अभी बताने वाला हूँ सेम रॉड को लेके, और भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी सीखने वाले। तो फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताना शुरू करूँ। लिख लीजिए आप। स्टूडेंट्स, अभी हम रॉड का एक एग्जाम्पल किए थे जिसमें हम लोगों को एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, और मैंने आपको सिखाया कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहां पे जो सारे में टुकड़े आए ना, जब हम टुकड़े ही करना है, यहाँ पे भी रॉड दिख रहा है, यहाँ पे भी टुकड़ा ही करेंगे वैसे ही, लेकिन उस टुकड़ों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आए थे, इसीलिए हम उनको सिंपली ऐड कर दिए, है कि नहीं। और इंटीग्रेशन ले लिया तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे सिंपली मिल गया, है कि नहीं। लेकिन अभी जो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसका डेरिवेशन भी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है थोड़ा सा, हालांकि बोर्ड में कभी पूछा नहीं है सीबीएसई में स्टिल, लेकिन इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे उसको याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, और उस फॉर्मूला के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा बिल्कुल। तो चलिए मिलकर सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आइए, ये रॉड दिया हुआ है, रॉड का फिर से लैम्डा डिफाइन होता है रॉड के लिए, तो लैम्डा गिवन है इसका, लैम्डा कूलम पर मीटर। देयर इज ए पॉइंट P हियर, है ना, रॉड के सामने देयर इज ए पॉइंट P प्रेजेंट। क्लियर है? अब इस पॉइंट P का डिस्टेंस दिया हुआ है, कहां से, रॉड से, है ना। रॉड से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना दिया है, a। क्लियर? पॉइंट कैसा वाला डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस मतलब बहुत सारे टाइप का होता है, ऐसा नहीं कि इसका कोई एंड से डिस्टेंस। रॉड जहां भी है, रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया है, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं a इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड। a क्या है, a इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड, किसका, पॉइंट का, ठीक है। अब उस एंड को ज्वाइन किया, इस एंड को ज्वाइन किया, तो ऊपर कितना एंगल बन रहा है, θ1, नीचे कितना बना रहा है, θ2। क्लियर? अब मैं आपको जैसे बताया, अगर रॉड है तो हम टुकड़े में तोड़ेंगे, है कि नहीं। तो मैंने बोला ओके, एक काम करते हैं, मैं इधर dy डिस्टेंस पे जाकर एक dy का एलिमेंट तोड़ देता हूं, है ना, ये दिस एलिमेंट हमें टुकड़े में तोड़ना है ना। तो मैं कैसे तोड़ा ना, उस जिस लेवल पे पॉइंट है उस पॉइंट से y डिस्टेंस ऊपर गया और वहां पे एक एलिमेंट तोड़ा जिसका लेंथ कितना है, dy। तो इसका जो छोटा सा चार्ज होगा, मैं इसको ऐसे फिर से ड्रॉ करूं अगर इधर ऐसे, तो
तो ये मेरा वो पॉइंट है, ऐसे पॉइंट पी इधर है, यहाँ पे मेरा छोटा सा चार्ज है डी क्यू, और इसे डी क्यू का वैल्यू कितना होगा ना, लेमडा इंटू डी एक्स, क्योंकि इसका लेमडा गिवन है, और सॉरी लेमडा इंटू डी वाई। अब ये जो एलिमेंट है ये पी के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, कुछ थीटा। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है ए, ये डिस्टेंस कितना है वाई, ठीक है, और ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं आर, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये ए है ये थीटा है, तो ये आ जाएगा ए बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ए सेक थीटा। ये किसका वैल्यू आ गया, आर का। अच्छा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y बाई ए इक्वल टू टेन थीटा, तो y इक्वल टू ए टेन थीटा है कि नहीं। r का वैल्यू आया a सेक थीटा, y का वैल्यू आया a tan थीटा। अच्छा अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, y को भी डिफरेंशिएट करूं, इस साइड को भी डिफरेंशिएट करूं, तो इधर क्या आएगा dy है कि नहीं, और इधर क्या आएगा a tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा फिर d थीटा। आपको इस तरह डिफरेंशिएशन करना आता है, नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा आपको कि हम एक्चुअली थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद डी थीटा को उस साइड ले जाते हैं, ऐसा सोच लो, या तो डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, है ना, इधर डी वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई, ए का कोई तो कांस्टेंट है टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा बच गया तो डी थीटा। क्लियर, अच्छा ओके, इतना पता चल गया। अब और ज्यादा अच्छे से समझते हैं। अब ये जो Q है इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इधर कहीं पे बनेगा डी वेक्टर, है कि नहीं मेरा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, अब इसीलिए कहां ड्रॉ किया हूं मैं, अब अच्छा अब उस डी का वैल्यू कितना होगा देखते हैं, है ना। मैं इसलिए काम करता हूं, फिगर को नीचे ड्रॉ करता हूं और अच्छे से, है ना, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। या तो मैं इनको यहां से मिटा देता हूं और नीचे लिख देता हूं, है ना, नीचे लिख देता हूं कि y इक्वल टू टेन थीटा, दिस इंप्लाइज dy इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ हो जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको गड़बड़ नहीं करना है, आपको सब कुछ डिटेल में करना है और अच्छे से, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, है ना। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसा इधर बना डी, ठीक है, डी बना। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इस तरह के जितने छोटे छोटे चार्ज चूज करूंगा, आप खुद सोचो सबका जो डायरेक्शन आएगा वो इधर उधर इधर 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 किधर आएगा, किधर किधर मतलब रैंडम आएंगे। सोचो इधर नीचे ले जाएगा तो डायरेक्शन इधर आ जाएगा, और नीचे लेगा तो ऊपर आ जाएगा, डायरेक्शन इधर उधर आएंगे। तो मैं उन सबको डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकता ना यार, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। लेकिन अगर मैं उनको कंपोनेंट में ब्रेक कर देता हूं, जैसे इसको इधर ब्रेक किया, इसको इधर ब्रेक किया, इसको लिखा ये वाला कंपोनेंट को लिखा डी परपेंडिकुलर लिखा मैंने। परपेंडिकुलर क्यों लिखा, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब है किसको परपेंडिकुलर, वायर को परपेंडिकुलर। मैं सिखा दूंगा नीचे अच्छे से, लेकिन सोचो ये कंपोनेंट बना और ये डी पैरेलल, ये कंपोनेंट बना, ठीक है। ऐसा परपेंडिकुलर पैरेलल क्यों लिखा थोड़ी देर में समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा सोचिए ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी होगा थीटा। तो अगर ये डी, तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा मेरा डी कॉस थीटा, और इधर क्या बनेगा मेरा डी साइन थीटा। क्लियर है मेरी बात, सबको क्लियर है। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि मैं बेसिकली बोल रहा हूं कि मुझे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस टुकड़े की वजह से उसके दो कंपोनेंट होंगे। कोई बोला कि सर कंपोनेंट में क्यों ब्रेक कर रहे हैं आप, इससे पहले तो किए नहीं थे कोई कंपोनेंट में ब्रेक, अभी क्यों ब्रेक कर रहे हैं। अभी इसीलिए ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि जितने मुझे डी मिलेंगे, सोच ऐसे छोटे 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 सारे टुकड़ों की वजह से, वो तो एक डायरेक्शन में नहीं आ रहा है ना कि मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दूं, वो अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं, है ना। इसलिए मुझे उनको अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर सम कैसे करेंगे, इतने सारे इनफाइनाइट मतलब, तो हम
हम क्या किए, उनको कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए। तो कंपोनेंट में ब्रेक करने से सबका एक कंपोनेंट उधर आ जाएगा और सबका एक कंपोनेंट या तो ऊपर या तो नीचे। तो सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा तो नेट एक कंपोनेंट इधर, नेट एक कंपोनेंट इधर मिल जाएगा, है कि नहीं। तो मैं वही कर रहा हूं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो ई नेट लिखेंगे, ई नेट के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर कैसे आएगा ना, इंटीग्रेशन डी परपेंडिकुलर, और ई पैरेलल कैसे आएगा ना, इंटीग्रेशन डी पैरेलल। क्लियर है। अब एक एक चीज को लिख लो, क्या लिखो ना, इंटीग्रेशन डी परपेंडिकुलर, डी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, डी cos थीटा, तो डी cos थीटा लिखा। फिर इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा, ये आएगा इंटीग्रेशन डी sin थीटा। क्लियर है। डी cos थीटा आएगा ये परपेंडिकुलर, इंटीग्रेशन ऑफ डी sin थीटा आएगा ये पैरेलल। अच्छा, अब एक एक को सॉल्व करता हूं मैं। यहां पे देखो, ई परपेंडिकुलर दैट इज इंटीग्रेशन क्या आया, डी cos थीटा, है ना। सबका वैल्यू डाल लेता हूं मैं। देखिए इंटीग्रेशन डी, डी ई का वैल्यू सोचिए क्या है। डी किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस डी क्यू की वजह से। दूरी कितनी है, आर, तो डी का वैल्यू रियलिटी में कितना होगा, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज हो गया डी क्यू, डिस्टेंस हो गया आर। इसको कैसे लिख सकता हूं ना, के इंटू डी क्यू का वैल्यू कितना है, लेमडा इंटू डी वाई, तो लेमडा इंटू डी वाई बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, ए सेक थीटा, तो क्या आ जाएगा इधर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है मेरी बात। मैं सिंपली डी का वैल्यू निकाल दिया उधर में। अब उस डी का वैल्यू को मैं लाके यहां पे पुट कर दूंगा। पुट कर दीजिए, क्या बचा देखिए, के लेमडा डी वाई ऊपर बचा और नीचे क्या बचा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा है, कॉस थीटा। समझ में आ गया सबको। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे थीटा है और ये वाई है, दोनों चेंज हो रहे हैं ना, थीटा भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, तो हमें एक वेरिएबल करना पड़ेगा। तो डी वाई का वैल्यू इसलिए मैं पहले निकाला था, ये जो डी वाई का वैल्यू निकाला था मैं पहले, उसीलिए निकाला था कि मैं अभी यूज करूंगा। अच्छा, कैसे यूज करूंगा, देखो, के लेमडा डी वाई का वैल्यू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको अगर मैं सही से सॉल्व करूं तो मेरा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए, एक ए कैंसिल हो गया। अब मेरा क्या बचा, जो भी क्या बचा देखिए, जो भी बचा मेरा वो ये बचा इंटीग्रेशन के लेमडा बाई ए कॉस थीटा डी थीटा, है ना। अब जो इसका यूनिट बच रहा है वो हमें लिखना है लिमिट्स। क्या लिमिट डालना है, अच्छा वेरिएबल को हम किसको वेरिएबल बना दिया, अभी थीटा को वेरिएबल बना दी, तो हमें लिमिट भी किस में लिखना पड़ेगा, थीटा से, है कि नहीं। अच्छा देखिए, थीटा का लिमिट में कैसे लिख रहा हूं ना, ये मेरा परपेंडिकुलर लाइन है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। यहां से नीचे थीटा टू, ऊपर थीटा वन, तो थीटा टू अगर नीचे हुआ तो मैं उसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, है कि नहीं। तो मैं लिमिट कहां से कहां डालूंगा, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक। क्लियर है मेरी बात, सबको समझ में आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा के लेमडा बाई ए cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, और फिर थीटा वन थीटा टू डालेंगे तो ये बन जाएगा sin थीटा टू प्लस sin थीटा वन। ये मेरा आ गया कौन सा वाला कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए, इसका जो डेरिवेशन है ना वो थोड़ा ऐसे वाला टिपिकल है, क्योंकि ये एक अच्छा इंटीग्रेशन है, जस्ट बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन हमें करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सबका डायरेक्शन अलग अलग है, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। तो उस टाइम में हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं ना, वी ऑलवेज ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट्स एंड टेक द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड वी विल, मतलब दोनों को कंपोनेंट को वी विल कैलकुलेट सेपरेटली एंड वी कैन कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा कौन सा कैलकुलेशन हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया कैलकुलेशन, है कि नहीं, पूरा आपके सामने।
ये पैरेलल वाला कैलकुलेशन भी मैं कर देता हूँ, कुछ नहीं इंटीग्रेशन ही करना है मुझे, है कि नहीं। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे से ये पैरेलल वाला तो आपका जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हो, है ना। डी साइन थीटा, सिर्फ यहाँ पे कॉस थीटा के बदले क्या डाल दो, साइन थीटा, तो इंटीग्रेशन टर्म चेंज हो जाएंगे। तो जो ये पैरेलल आएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पैरेलल आएगा वो आएगा सेम के लैम्डा बाई ए, यहाँ पे साइन था, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। दिस विल बी माय ये पैरेलल आंसर। तो मेरे दो कंपोनेंट आए अभी, क्या दो कंपोनेंट आए, एक कंपोनेंट आया ये परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट आया ये पैरेलल। उन दोनों का फार्मूला मैंने निकाला बेसिकली, एक्चुअली परपेंडिकुलर का फार्मूला फिर पैरेलल का फार्मूला। अच्छा इसका मतलब क्या है ये परपेंडिकुलर और पैरेलल, है ना, ये समझना पड़ेगा ना। ऐसे खाली फार्मूला डेरिवेशन थोड़ी भाई, डेरिवेशन तो बुक में भी लिखा हुआ है ना, तो आराम से तुम बुक से देख सकते हो, फार्मूला कोई बड़ी बात नहीं, डेरिवेशन भी देख सकते हो। इसका जो एप्लीकेशन है, हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन हमें करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ना पहले इस परपेंडिकुलर और पैरेलल का मतलब समझाता हूँ। इधर देखिए एक बार, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोला गया ना। ये परपेंडिकुलर पैरेलल क्या है, मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, आपको फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना है, बाकी यूज करना मैं अभी सिखा दूंगा आपको, बिल्कुल। सोचिए क्या लिखा मैं, ये रॉड है, ठीक है, इसमें ऐसे रखा हूं, ये पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, दिस इज द रॉड, लैम्डा कूलम पर मीटर, ये डिस्टेंस दिया है ए। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट। एक ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है वायर को परपेंडिकुलर, इधर दिस विल बी परपेंडिकुलर, वायर को कितना वैल्यू है उसका, के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक। अच्छा और एक है ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये पैरेलल, वो वायर को पैरेलल, किसको पैरेलल, वायर को पैरेलल। अच्छा वायर को पैरेलल तो बच्चा पूछेगा कि सर वायर को पैरेलल है तो नीचे क्यों, ऊपर भी तो हो सकता था, अरे है कि नहीं, ऊपर भी तो हो सकता था, पैरेलल ऊपर हो जाएगा तो भी तो पैरेलल ही है। तो अगर ऊपर भी पैरेलल हो सकता है तो नीचे क्यों लिखे, क्योंकि इसके फॉर्मूले को देखोगे तो के लैम्डा बाई ए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, यहाँ पे माइनस आता है ना, तो जिस एंगल को पहले लिखेंगे ई पैरेलल उसी डायरेक्शन में लिखेंगे। अगर तुझे ऊपर लिखना है ना तो यहाँ पे cos में पहले क्या लिखेगा, थीटा 1, तब जाके इसका डायरेक्शन कहाँ बन जाएगा, ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझ में आया। तो जब भी ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल लिखना है तो यहाँ पे उस वाला एंगल को पहले लिखो जिस वाला एंगल की तरफ आप ई पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो। क्या मेरी बात क्लियर है। फॉर्मूला याद रखिए, इस चीज को डेरिवेशन थोड़ा जरूरी है, समझना जरूरी है फिजिक्स में, बट काम का चीज जो है वो ये बस, दिस इज ओनली द फाइनल रिजल्ट दैट वी गॉट, है ना, बाय डूइंग दिस इंटीग्रेशन, उस वही सिर्फ काम का चीज है। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको दूसरे टाइप का प्रॉब्लम एंड इसका एप्लीकेशन। तो बच्चों हम लोग फाइनाइट वायर की वजह से, फाइनाइट चार्ज्ड रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीखे थे, है ना। फॉर्मूला आया था हम लोगों का, क्या फॉर्मूला आया था मैं लिख देता हूँ एक बार, उसी को यूज करने वाले हैं ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको फॉर्मूला। मेरा ई परपेंडिकुलर आया था के लैम्डा बाई ए, है ना, कॉस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, ये आया था मेरा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। और ये पैरेलल कंपोनेंट क्या आया था मेरा, आया था के लैम्डा बाई ए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। समझते हैं कि इस एग्जांपल में कैसे करें। जैसे कि एग्जांपल सबसे आसान वाला एग्जांपल, ऐसा रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, लैम्डा कूलम पर मीटर, मैं लिख देता हूँ लैम्डा कूलम पर मीटर।
ये पॉइंट P है जो कि ऊपर एंगल बना रहा है 30, नीचे एंगल बना रहा है 45। सिंपल सी है ना। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट आएंगे ना। कैसे दो कंपोनेंट? एक इधर और एक तुम्हारी मर्जी, एक इधर और एक तुम्हारी मर्जी। तुम किधर लिखना चाहते हो, ऊपर लिखना चाहते हो कि नीचे लिखना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। जिसको लिखोगे, जिस डायरेक्शन को लिखोगे, ये कॉस में उसको डालना है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? मतलब θ2 उसको मान लेना है। मैं बताऊं कहाँ लिखूं। मैं मान लो कि ऊपर लिखता हूं, अगर मान लो मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं ऊपर, ये परपेंडिकुलर, तो ये पैरेलल, तो θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, बताइए। θ1 का वैल्यू होगा 45 डिग्री, θ2 का वैल्यू होगा 30 डिग्री। क्योंकि इलेक्ट्रिक पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जिधर लिखते हैं θ2 को उधर लेना है। सिंपल सी बात, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, सोचने वाली बात ही नहीं। समझ में आ रहा है ना मेरी बात आपको? ऐसे लिखना है हम लोगों को, θ1 और θ2 ऐसे चूज करना है। क्लियर है? अब θ1 θ2 मिल गया, क्या है यार, फॉर्मूला डाल दो, सिंपली फॉर्मूला डाल दो, काम हो जाएगा। फॉर्मूला डाल दो, इसमें क्या डालो, देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आएगा। सिंपल सी बात है, sin θ2 प्लस sin θ1। मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ, डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। k लैम्बडा बाई a sin 45 प्लस sin 30, दैट इज 1/√2 प्लस 1/2। डायरेक्ट आंसर। ई पैरेलल का आंसर k लैम्बडा बाई a cos 30 minus cos 45। cos 30 is how much? √3/2 minus 1/2। क्लियर है? इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस एक चीज याद रखना है कि θ2 उसको चूज करो जिधर हम ई पैरेलल कंपोनेंट का डायरेक्शन लिखे हैं। भाई साहब, आ रहा है नहीं मेरी बात? क्लियर? पूरा क्लियरली समझना पड़ेगा कि थीटा क्या है क्या नहीं। अब नीचे वाले क्वेश्चन को देखेंगे ना हम लोग। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर भी आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ई नेट आएगा वो इधर कहीं पे आएगा, ई नेट है ना। बाकी एंगल वेक्टर का बात है, मैं बताना नहीं चाह रहा, टाइम वेस्ट है। अब इस चीज को समझिए, इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में और मजा है क्योंकि इस क्वेश्चन में रॉड ये है, ठीक है, एग्जांपल दिख रहा हूं आपको। रॉड ये है, ये वाला डिस्टेंस डी है। याद करिए हम जो फॉर्मूला लिखते थे उस फॉर्मूले में जो k लैम्बडा बाई a लिखते हैं, ये a क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? वायर। अब ये d थोड़ी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से, ये तो कोई भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, ऐसे है। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है यहाँ पे? नहीं, ये वाला मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो सोचो ये d, ये थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? d cos थीटा। ठीक, अच्छा, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है ना कि हम लोगों को जो ई परपेंडिकुलर लिखना है और ई पैरेलल लिखना है, उसमें हम लोगों को जो नीचे लिखना है वो d cos थीटा आ गया है ना। k लैम्बडा बाई d cos थीटा, k लैम्बडा बाई d cos थीटा। अब यहाँ पे θ1 और θ2 का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब θ1 सोचिए कितना है, θ1 का वैल्यू बताइए, θ2 का वैल्यू बताइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझाता हूं मैं कैसे, ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ट्रिकी भी है। θ1 और θ2 हम कैसे चूज करते हैं ना, याद करो ना, जो परपेंडिकुलर लाइन लेते थे उसके ऊपर और उसके नीचे, उसके ऊपर और उसके नीचे चूज करते थे। अब तो दोनों ही एंगल मुझे ऊपर दिख रहा है भाई। ये वाला एंगल को ज्वाइन किया तो ऊपर दिखा 30, ये वाला एंगल को ज्वाइन किया तो भी ऊपर ही दिखा 45। दोनों एंगल दिख रहा है ना आपको, एक 30 और एक 45। तो पहले तो ऊपर वाला एंड का लिख देता हूं मैं, θ1 ये जो ऊपर वाला एंड 45 डिग्री। अब θ2 जो लिखना है मुझे रियलिटी में ऊपर जाके नहीं लिखना है, मुझे नीचे आके लिखना है। तो नीचे कैसे आऊंगा ना, इस लाइन से नीचे से घूम के यहां तक आऊंगा। तो θ2 हो जाएगा 2 पाई माइनस 30 डिग्री, 2 पाई माइनस 30 डिग्री। इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे ना, -30 में अगर यूज करेंगे तो भी काम हो जाएगा।
इसीलिए थीटा 1 को कितना यूज करेंगे 45 डिग्री, थीटा 2 को कितना यूज करेंगे -30। अच्छा थीटा 2 जिधर लिया पैरेलल कंपोनेंट उधर, ये तो सीखे थे, थीटा 2 जिधर लिया पैरेलल कंपोनेंट उधर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे मेरा ई पैरेलल इधर आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर वो इधर आ जाएगा और ई पैरेलल थीटा 2 नीचे लिया था इसलिए कहाँ आ जाएगा नीचे। क्लियर, वैल्यू भी लिख देता हूँ sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 मतलब sin ऑफ -30 प्लस sin 45, ये आएगा cos ऑफ -30 माइनस cos 45। अब इसको सॉल्व करना आप जानते हो, इसको सॉल्व करो जो भी आंसर आएगा वही आंसर है, डायरेक्शन आपके सामने। समझना, ये थोड़ा ट्रिक है इसमें। ट्रिक ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना ट्रिक है, और दूसरा ट्रिक ये है कि जब हमें दोनों ऊपर साइड दिख गए तो एक को तो ऊपर साइड लेना है, दूसरे को कौन सा साइड लेना है, नीचे साइड लेना है। सबको क्लियर हो गया ऐसे वाले क्वेश्चंस? क्लियर पूरा अच्छे से? मैं इस टाइप का और एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, मैं लिखूंगा नहीं कुछ भी, आप बस थीटा 1 और थीटा 2 डिटरमाइन कर लीजिएगा खुद से, है ना। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे कि मान लो ऐसा है सवाल कि ये रॉड है, पॉइंट इधर है, ठीक है, ये एंगल दिया है 37 डिग्री, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है। अब बताइए ये डिस्टेंस ए, थीटा 1 कितना होगा? अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो थीटा 1 कितना होगा, थीटा 2 कितना होगा? सोचिए, खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, मैं बताऊंगा बड़ा, खुद सोचिए। थीटा 1 ये परपेंडिकुलर लाइन है, इससे पहले बड़े एंड को आ जाओ, बड़े एंड ऐसा आ गया, बड़ा एंड आ गया ना, ये 37 ये 30 दोनों मिलके कितना 67, तो 31 का वैल्यू कितना हो गया 67। समझ में आ गया आपको? थीटा 1 तो हो गया। अब थीटा 2 के लिए, थीटा 2 एक्चुअली में कितना होना चाहिए था 37, पर ऊपर घूमना थोड़ी था, हमें तो नीचे घूमना था, मतलब इस साइड घूमना था, तो इसीलिए थीटा 2 लिखने के लिए मैं कहा यहां से घूम के ऐसा आऊंगा थीटा 2 लिखने के लिए। अगर यहां से घूम के आऊंगा तो क्या मैं 2 पाई माइनस 37 डिग्री लिखूंगा या फिर -37 डिग्री लिखूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। बाकी तो सब फॉर्मूला डायरेक्शन बताना है, बता दो। इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई परपेंडिकुलर, हमेशा दूर लिखते हैं, ई पैरेलल उधर, इधर क्या चूज किए थीटा 2, तो थीटा 2 हम इस साइड पे चूज किए, इसीलिए इधर क्या आ जाएगा ई पैरेलल। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ माय ई नेट, जो भी इधर आएगा ई नेट। तो ऐसे फाइनाइट रॉड के लिए, ये सब फाइनाइट रॉड के, अभी इनफाइनाइट रॉड भी मैं बताऊंगा, बट ये सब फाइनाइट रॉड के हैं, और इस फाइनाइट रॉड में हम कैसे पैरेलल कंपोनेंट और कैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखाएंगे ये उसके बारे में होंगे। क्लियर है? तो आप तीनों एग्जांपल अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट रॉड आपको बताऊंगा, देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स अभी हम फाइनाइट रॉड की वजह से कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन सीख गए। पॉइंट ऊपर नीचे दिया हो, थोड़ा सा छोटा रॉड हो, बड़ा रॉड, बट हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना इनफाइनाइट रॉड। अच्छा मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। इनफाइनाइट का मतलब ऐसे जनरल परसेप्शन में क्या होता है ना, जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, जो लंबा है, हमेशा जिंदगी भर चलता रहता है, वो इनफाइनाइट है। फिजिक्स में वो इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कंपैरेटिवली लार्ज। सपोज मैं कोई चीज को देख रहा हूँ, वो 3 किलोमीटर लंबा है, तो मेरे लिए वो इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि मैं 3 किलोमीटर तक उसको मुझे शायद दिखाई दे ना दे, तो मेरे लिए वो क्या हो गया इनफाइनाइट। तो हमेशा सोचिए इनफाइनाइट का मतलब नहीं कि उसका एंड ही नहीं है, उसका एंड है, बट उसका साइज जो है वो हमारे कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। क्लियर है? तो हम उसी की बात करने वाले हैं आज, इनफाइनाइट रॉड। सपोज ये रॉड है इनफाइनाइट को हम कैसे डिनोट करते हैं, डॉटेड लाइन से, उधर इनफाइनाइट तक, नीचे भी इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इसका भी वही दिया हुआ है लैम्बडा कूलम पर मीटर, ठीक। अब सोचिए इस इनफाइनाइट की वजह से पॉइंट पे अगर मैं लिखूंगा तो एक इधर आएगा ई परपेंडिकुलर, एक इधर आएगा ई पैरेलल, है ना। अब दोनों के वैल्यू भी लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो थीटा 1 की वैल्यू
और थीटा 2 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी सबसे पहले। आप सोचिए कि अगर मैं इस लाइन से ऐसे, ये लाइन था, मुझे उस एंड को जाना है, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर, ऐसे 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 मैं जितना ऊपर जाऊंगा ये क्या 90 के आसपास आए, देखिए 90 के आसपास ऐसा आएगा ना, 90 के आसपास है, ठीक है नहीं? अगर मतलब मैं बोला करूँ ये इनफाइनाइट तक है, तो ये एंगल जो आएगा ऊपर थीटा 1, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, 10 to 90 डिग्री। बट इनफाइनाइट मतलब हमें थोड़ी पता है एंड कहाँ पे, तो इसीलिए बोला कि ये जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली थीटा 2 इस साइड में जाना है मुझे, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो थीटा 2 का वैल्यू भी कितनी आ जाएगा 90 डिग्री। अब सोचो मैं ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल का वैल्यू निकालता हूँ, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा k लैम्डा बाई a sin 0 sin 90 प्लस sin 90, और ये आ जाएगा k लैम्डा बाई a cos 90 माइनस cos 90, तो ये तो 0 आ जाएगा, है कि नहीं? ये क्या आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाई a। मतलब कि इनफाइनाइट रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कोई भी पॉइंट पे, उसका पैरेलल कंपोनेंट गायब, 0 आ गया। देखो मैं बोलता हूँ इनफाइनाइट क्या, ये जैसे थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल हुआ ना, जब जब थीटा 1 थीटा 2 इक्वल होगा सारे केस में कौन गायब हो जाएगा, ये पैरेलल कंपोनेंट सारे केस में गायब हो जाएगा। जब भी थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल होगा तो ये पैरेलल गायब, सिर्फ बचता कौन है, ये परपेंडिकुलर, और उसका वैल्यू कितना आता है 2k लैम्डा बाई a। इसको ऐसे भी कोई याद रखते हैं, k को 1/4 पाई ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a। k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन, दोनों ही याद रखते हैं। हम इसको बाद में भी फिर से पढ़ेंगे इलस्ट्रेटिव 2 में, गॉस लॉ में, है ना। अभी के लिए इतना जानते हैं कि इतना है, और किधर आता है, सिर्फ ये परपेंडिकुलर, देयर इज नो पैरेलल कंपोनेंट, है ना। और ये भी याद रखना है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा 1 थीटा 2 इक्वल देयर विल बी ये पैरेलल गायब, सिर्फ बचेगा कौन, ये परपेंडिकुलर, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब नीचे सोच सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट क्यों बोला है, क्योंकि एक एंड खत्म, दूसरा एंड बचा है, एंड पता है इधर खत्म हो गया कोई, ये एंड चल रहा, चल कहां तक है भगवान जाने, ये एंड इधर है, है ना। तो अब जो यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे इधर और इधर, तो ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर कितना आएगा, अच्छा थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, इनफाइनाइट तक जा रहा है कि नहीं, यहां से इनफाइनाइट तक गया तो कितना एंगल हो जाएगा 90। अब यहां से घूमना ही नहीं है, ऐसे इधर ही रहना है, इधर ही रहना है ना, यही एंड पे पहुंचना है, तो एंगल कितना हो गया, उसी को उसी के ऊपर एंगल कितना हो गया 0, तो थीटा 2 कितना हो गया 0, ठीक। अच्छा थीटा 1 90 थीटा 2 0। अब फॉर्मूला लिखता हूं, k लैम्डा बाई a sin थीटा 2 0 प्लस sin 90, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा k लैम्डा बाई a, इसको ये पैरेलल को देखोगे तो कितना आएगा, देख k लैम्डा बाई a सेम cos 0 माइनस cos 90 फिर से 0 cos 0 1, तो ये भी कितना आएगा k लैम्डा बाई a। मतलब क्या, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सेम सेम, ये भी k लैम्डा बाई a, ये भी k लैम्डा बाई a, तो जो मेरा नेट आएगा वो इधर आएगा e नेट, और ये होगा कितना 45 डिग्री, और e नेट का वैल्यू कितना होगा ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का रूट ओवर, तो √2 इंटू k लैम्डा बाई a, दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सेमी इनफाइनाइट वायर। कौन से वाले पॉइंट में ना, एक एंड जहां पे खत्म हो रहा है वो वाले पॉइंट पे, आप ध्यान से देखिए कौन से एंड वाले पॉइंट पे कहां पे, क्लियर है मेरी बात। ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, ये इसे सेमी इनफाइनाइट का ही मतलब भाई, इससे थोड़ा बड़ा भाई है हालांकि, क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। आपको सोचिए कुछ बड़ी बात नहीं, मुझे कहां पे चाहिए, पॉइंट पी पे, है ना। जब भी मुझे पॉइंट पी पे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है कि नहीं, क्या
क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, ये डी, ये थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? डी साइन थीटा, है कि नहीं? मैं शायद पिछले वाले क्वेश्चन में, मुझे याद नहीं है, आपको अगर याद हो, मतलब मिलेगा आप वीडियो को तो आप जरूर देखिएगा, तो उसमें आप डेफिनेटली ये करेक्शन करिएगा। मैं वहां पे शायद डी कॉस थीटा लिख दिया था, है ना? तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? डी साइन थीटा। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया डी साइन थीटा। अच्छा, अब थीटा 1 और थीटा 2 निकालते हैं। थीटा 1 का वैल्यू कितना, थीटा 2 का वैल्यू कितना? थीटा 1 का वैल्यू कितना होगा? इनफाइनाइट है, तो इधर से इनफाइनाइट की तरफ जाऊंगा तो सिंपली आंख बंद करके 90 डिग्री, थीटा 1 इनफाइनाइट ये तो है। अब थीटा 2 मुझे यहां तक जाना है, तो ये वाला एंगल मेरा थीटा 2 होना चाहिए था। ये वाला एंगल कितना होगा? ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, है कि नहीं? तो मेरा जो थीटा 2 होगा वो इस साइड वाला होना चाहिए कि इस साइड वाला होना चाहिए? बड़ा वाला, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर साइड में थीटा 1 लिख चुका हूं, तो थीटा 2 को भी ऊपर ही जाके थोड़ी लिखना है, नीचे से लिखना है। तो क्या लिखूंगा? 2 पाई माइनस 90 माइनस थीटा, या फिर माइनस, तो 2 पाई माइनस 90 माइनस थीटा और थीटा माइनस 90, कैसे डायरेक्टली लिख देता हूं, माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो क्या फिर से मैं cos थीटा को साथ लिया? अब मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, ये ई परपेंडिकुलर और इधर ई, सिंपल वैल्यू डालो, फॉर्मूला में लिखते जाओ। कोई सबसे जो कठिन चीज था वो हम सीख लिए हैं, ये एंगल लिखना है बस। एक को ऊपर चूज कर रहे हैं तो दूसरे को उल्टा चूज करना पड़ेगा, तो 2 पाई माइनस आएगा। अगर 2 पाई माइनस आएगा तो उसको माइनस लिख दो तो भी आंसर वही आता है, क्योंकि कॉस में ऐसा होता है। क्लियर है? तो ये सब टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो हमें एनकाउंटर कर सकते हैं, जो हम, ये सब क्वेश्चन से हमें सीखना है रॉड के बेसिस पे। और भी इसके बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में 1 या 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और इसके। लेकिन हमें बेसिक जो सीखना था इस वाले लेक्चर में वो ये था कि हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉड का कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, पॉइंट इधर लाई कर रहा है, उधर लाई कर रहा है, किधर भी लाई कर रहा है, तो उन सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम इतने में खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा आपके लिए और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर चार्ज्ड रिंग, और उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, हाउ दिस ग्राफ, क्या नहीं क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगले जो 1-2 वीडियो आने वाले हैं आप उसको डेफिनेटली मिस मत करिएगा, डेफिनेटली वो वीडियोस देखिए, क्योंकि फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक इज वेरी हाई। मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीप वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं लेके आऊंगा आपके लिए रिंग और रॉड के और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्लियर है? तो आज के लिए इतना, थैंक यू।